अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों, यास्मीन राशिद साहिबा को हिरासत में लिया गया था 9 मई के बलवों के बाद, जब फौज पर हमले किए गए थे तहरीक इंसाफ की जानिब से। कोर कमांडर लाहौर के घर पर जो बलवा किया गया था, हमला किया गया था, उसकी जो कह लीजिए सरबराही कर रही थी वो यास्मीन राशिद साहिबा थी। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि यास्मीन राशिद के बाद उनकी जो बेटी है वो पकड़ी गई हैं, उन पर एक मामला मंजरेआम पर आया है। वो क्या तफसील है और इसके बाद यास्मीन राशिद के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है वो मजीद जो है वो तंग होना शुरू हो जाएगा। पूरी तफसील मैं आप दोस्तों को आगे बताने वाला हूं, लेकिन पहले जनरल फैज हमीद का जिक्र कर लेते हैं। जनरल फैज हमीद को तलब किया गया था बाकायदा। जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हैं वो फैजाबाद धरना केस जो है उस पर अमल दरामद के सिलसिले में उसकी समाअत कर रहे थे। उसके बाद जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उसने एक 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया था जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन था। यानी जो भी हकाइक थे, वो जो फैजाबाद धरना था 2017 में नून लीग की हुकूमत के खिलाफ, उसके जो हकाइक थे उसको जो है वो तय करना था। उस हवाले से साबिक DGI जनरल फैज हमीद को तलब किया गया था। जनरल फैज हमीद को बार बार बुलाया गया, बाकायदा 2 नोटिस जारी किए गए जनरल फैज हमीद को, लेकिन जनरल फैज हमीद पेश नहीं हुए। 2 जनवरी के लिए जनरल फैज हमीद को एक नोटिस जारी किया गया था और इस बार तवक्को ये की जा रही थी कि जनरल फैज हमीद कमीशन के सामने पेश हो जाएंगे, क्योंकि उनके करीबी जराए से ये खबरें मीडिया पर दी जा रही थी कि जनरल फैज हमीद ने फैसला कर लिया है कि वो इस 3 रुकनी कमीशन के सामने पेश होंगे, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन मामला ये हुआ 2 जनवरी को भी जो जनरल फैज हमीद थे वो कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि इस हवाले से जो खबर यह है कि जनरल फैज हमीद इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वो कमीशन के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। अब जनरल फैज हमीद इस कमीशन के आगे पेश क्यों नहीं हो रहे, ये बड़ा सवाल है और अहम और कलीदी सवाल है। उस जरा ये दावा करते हैं कि जनरल फैज हमीद को खदशा ये है कि जो सवालात उनसे किए जाएंगे, क्योंकि जनरल फैज हमीद की पेशी से पहले एक सवालनामा तैयार किया गया था जिसमें जनरल फैज से कई सवालात करने थे कि वो जो 2017 में धरना हुआ था उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, क्या मकासद थे, और जो नवाज शरीफ साहब का हुकूमत थी, शायद खाकान उस वक्त आ चुके थे, नवाज शरीफ को जनरल फैज हमीद 2 साल की मेहनत के बाद नाअहल करवा चुके थे, तो उसके मकासद क्या थे। अब शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके थे, बाकायदा वो पेश हुए थे इस कमीशन के आगे। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल पेश हुए थे, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन जो साबिक DGC थे, उस वक्त DGC थे जब ये धरने हो रहे थे, और बाद में जनरल फैज को इमरान खान ने DGI बना दिया था जनरल आसिम मुनीर को हटाकर, तो जनरल फैज हमीद यहां पर पेश नहीं हो रहे। अब जो नोटिस जारी किए गए थे जनरल फैज हमीद को, पहले जो नोटिस जारी किया गया था वो वजारत दिफा को भिजवा दिया गया था, लेकिन उस पर यह लिखा नहीं गया था कि यह नोटिस भिजवाया जाए जनरल फैज हमीद को। बाद में उसको दुरुस्त करके फिर उस नोटिस को जनरल फैज तक पहुंचाया गया, जनरल फैज ने उसको रिसीव किया, जनरल फैज को वो मौसूल हो गया, लेकिन जनरल फैज हमीद भाग गया है, वो पेश होने को तैयार नहीं है। साथ साथ एक और ऑप्शन जिस पर गौर किया जा रहा है वो है वीडियो लिंक के जरिए जनरल फैज हमीद को इस कमीशन में लिया जाए। अब देखना है कि जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा है, क्योंकि 22 जनवरी को इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा तय करेंगे कि आया जो साबिक DGI जनरल फैज हमीद है उन्हें अदालत में तलब किया जाए क्योंकि वो कमीशन में पेश नहीं हो रहे, या फिर उनके हवाले से कोई सख्त ऑर्डर पास किया जाए जिसके बाद जनरल फैज हमीद जो है वो इस कमीशन के सामने पेश हो। अब जनरल फैज हमीद पेश नहीं हो रहे, इसके पीछे यह भी हो सकता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि जनरल फैज हमीद इस कमीशन के आगे पेश हो, क्योंकि जनरल फैज हमीद अगर पेश होते हैं तो जनरल फैज हमीद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, यानी वो जाती हैसियत में, क्योंकि वो DGC थे, वो ये सारे मामलात नहीं कर रहे थे। उस वक्त जो DGI थे, बहुत इम्कान है कि उनकी उस पर मर्जी और मंशा शामिल होगी, और साथ साथ जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी भी मर्जी और मंशा शामिल हो सकती है। लिहाजा जनरल फैज हमीद अगर पेश होते हैं कमीशन के आगे तो वो इन लोगों के नाम ले सकते हैं और इससे जो मामलात है मजीद खराब हो सकते हैं। तो अब 22 जनवरी को जब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और दावा ये भी किया जा रहा है कि ये कमीशन जो है वो मजीद 1 माह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि मजीद तहकीकात करना चाहता है, लिहाजा 1 महीने की मोहलत इसे और दे दी जाए। अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा पे मुनहसर है कि आया वो जनरल फैज हमीद की पेशी करवाते हैं या फिर जस्टिस काजी फैज ईसा
भी इस मामले को दोबारा सर थाने में डाल देते हैं। एक और जो बड़ी खबर है, जैसे मैंने शुरू में बताया, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से, डॉक्टर यास्मीन राशिद पे बुरा वक्त है। उन्होंने ऐलान किया था कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ इंतखाब लड़ेंगी, लेकिन अब उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद कर दिए गए, क्योंकि वो जो है वो हिरासत में है, उन पर मुख्तलिफ मुकदमात है और दूसरे मामलात उन पर चल रहे हैं, लिहाजा उनके कागजात मंजूर नहीं हो सके। अब उनका जो ख्वाब था नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब महकमे जो एंटी करप्शन है पंजाब, उसने एक इंक्वायरी खोल दी है और उस इंक्वायरी में यास्मीन राशिद के बाद जो घेरा है, उनकी जो बेटी है आयशा, उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है। बाकायदा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब में वजीर सेहत हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने अपनी बेटी को चंद फायदे पहुंचाए थे। अब महकमा एंटी करप्शन पंजाब है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है यास्मीन राशिद और साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी को मुबैना तौर पर मेरिट के बरक्स तकरीरी पर डॉक्टर यास्मीन और इनकी साहबजादी डॉक्टर आयशा अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तर्जुमान महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद और इनकी बेटी डॉक्टर आयशा अली के खिलाफ इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, यानी इस मामले की इंक्वायरी भी हो चुकी है। हकाइक जो है वो महकमा एंटी करप्शन के पास आ चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक इंक्वायरी में साबित हुआ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बेटी को असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए मेरिट के बरअक्स किंग्स एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात करवाया। जब इनकी हुकूमत थी तो ये मेरिट के गुण गाते थे, मेरिट की बातें करते थे, लेकिन खुद की जो बेटी है उसको मेरिट के बरखिलाफ जो है वो तैनात करवाया था। तर्जुमान का कहना है डॉक्टर आयशा मतलूबा मयार पर पूरा नहीं उतरती थी। इनके तजर्बे के सर्टिफिकेट पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद दस्तखत कर दिए, यानी एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जारी करना होता है बतौर वजीर सेहत, और जो कि मां है खुद, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्होंने खुद उस पर साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए और उसे जारी कर दिया। डॉक्टर आयशा अली ने उम्र में रियायत के लिए भी दरख्वास्त जमा नहीं करवाई। इंटरव्यू में इन्हें जानबूझकर फौकियत दी गई। ये वो चार्जेस हैं जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो बेटी है उन पर और डॉक्टर यास्मीन राशिद पर लगाए गए हैं। अब अगर ये मामला आगे जाता है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस बात की वजाहत करनी होगी कि उन्होंने मेरिट से हटकर अपनी बेटी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा मामला क्यों किया। तो एक नया मुश्किल मरहला है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के लिए। 9 मई के बाद देखना है वो इसको कैसे तय करती हैं। अब आ जाइए बड़ी दिलचस्प खबर है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा था नून लीग के एक रहनुमा है दानियाल अजीज, बड़े मुतहरिक हुआ करते थे। जब पनामा स्कैंडल मंजर आम पर आया था तो तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और इस तरह के मुख्तलिफ जो लोग थे वो मीडिया पर बड़ी तकरीरें किया करते थे और आगे आगे आकर दिफा किया करते थे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो दानियाल अजीज साहब हैं, लगा ये कि उन्होंने मिफ्ता इस्माइल की तरह, शाहिद खाकान अब्बासी की तरह और दीगर जो कई रहनुमा हैं उनकी तरह नून लीग से बगावत कर दी है। वो मंजर आम पर आए, बाकायदा उन्होंने बयानात जारी करना शुरू किए, टीवी इंटरव्यूज देना शुरू किए और वो सारे टीवी इंटरव्यूज जो थे वो प्लांटेड इंटरव्यू थे। बाकायदा जो एंकर्स थे उनके साथ मामलात को तय किया जाता था, सवालनामे तय किए जाते थे, डॉक्यूमेंट्स जो थे, दस्तावेजात थी, उनको तय किया जाता था और फिर जो ये दानियाल अजीज साहब थे वो इंटरव्यू देते थे। और उसकी जो वजह थी वो टिकट का तनाजा था, टिकट का मामला था और उन्होंने एहसन इकबाल साहब पे, जो कि साबिक वजीर दाखिला रहे हैं, प्लानिंग मिनिस्टर रहे हैं और नून लीग के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े पुराने रहनुमा हैं और उन्होंने नवाज शरीफ से वफा के खातिर गोलियां भी खाई हैं। आपको याद होगा उनको गोली लगी थी, उनको जान जाते जाते बची थी। तो उन पर दानियाल अजीज ने चंद इल्जामात लगाए थे, लेकिन अब दानियाल अजीज ने उन इल्जामात से यू टर्न ले लिया है। वो इल्जामात क्या थे वो भी मैं आपको बताऊंगा और दानियाल अजीज ने किस तरह यू टर्न लिया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। मामला ये हुआ है कि सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल अजीज का कहना है एहसन इकबाल से मुतल्लिक महंगाई से जुड़े बयान को मुखालिफिन गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब दानियाल अजीज साहब जो है शायद रोटी को चूचू कहते हैं, पानी को ममम कहते हैं, तो अवाम को वो बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं कि अवाम की समझ नहीं आई उन्होंने आके जो इल्ज़ामात और इंटरव्यूज़ दिए थे। चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज ने बयान दिया था एहसन इकबाल बल्दियाती हुकूमतों के बारे में खुद को अक्ल कुल समझते हैं। एहसन इकबाल को मकामी हुकूमतों से मुतल्लिक तकरीर झाड़ने से पहले जवाब देना चाहिए कि वो जब प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों ना पा सके। यानी ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि एहसन इकबाल प्राइस कमेटी के जो है वो सरबराह थे तो उन्हें महंगाई पे काबू पाना चाहिए था।
दानियाल अजीज का यह भी कहना था कि इस नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर मुकम्मल नाकाम हो गई थी। हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून महंगाई को कम रखने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखती थी, लेकिन महंगाई की वजह से हमारी पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। दानियाल अजीज के इस बयान पर मुस्लिम लीग नून ने एहसन इकबाल के खिलाफ बयान पर इन्हें शो कॉज नोटिस जारी करते हुए वजाहत भी तलब की थी, जबकि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज के एहसन इकबाल के खिलाफ बयान को पार्टी टिकट का झगड़ा करार दिया था। झगड़ा यही था, पार्टी टिकट का मामला था और दानियाल अजीज महंगाई की बातें कर रहे थे। अब दानियाल अजीज का सॉफ्टवेयर जब अपडेट हुआ तो दानियाल अजीज क्या कह रहा है ये सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। अब दानियाल अजीज का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है महंगाई पर मेरे 30 नवंबर के बयान को मुखालिफिन गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुखालिफिन मेरे बयान को एक नून लीग को महंगाई का जिम्मेदार करार देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि मेरे बयान का मकसद एहसन इकबाल को बतौर सरबराह प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी हौसला अफजाई करना था। मेरा मकसद था कि एहसन इकबाल महंगाई की असल वजूहात को मंजर आम पर लाएं। दानियाल अजीज ने मजीद कहना था कि मेरे बयान का मकसद एहसन इकबाल महंगाई से फायदा उठाने वालों को मंजर आम पर लाएं। मेरा मकसद किसी फर्द को बदनाम नहीं करना था, मकसद था आवाम को महंगाई की असल वजूहात और इससे फायदा उठाने वालों का बताया जाए। इनका कहना था एहसन इकबाल ने दुरुस्त निशानदेही की, शरह सूद और एक्सचेंज रेट महंगाई की वजह है। एहसन इकबाल ने दुरुस्त निशानदेही की, पैसे की सप्लाई भी महंगाई की वजह है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि मेरा इरादा है कि महंगाई के हकाइक अवाम के सामने लाऊंगा। अब दानियाल अजीज को कौन क्या कहे, आप ही कहिए नीचे कमेंट करके कि दानियाल अजीज किसको बेवकूफ बना रहा है और किसको ये बच्चा समझ रहा है। अवाम के शायद समझ नहीं आ रही, नीचे कमेंट करके बताइए। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।